बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान और मैं आप लोगों को आज बायोकेमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन चैप्टर जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोटीन्स के हवाले से, आज हम लोग प्रोटीन्स को थोड़ा सा आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो एमाइनो एसिड चल रहा है। हम लोगों ने कल एमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था और एमाइनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को कल हम लोगों ने देखा कि एमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एमाइनो एसिड किस तरीके से आयोनाइज होकर अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन अपने ही एमाइन ग्रुप को देता है। इसको प्रोटीनेशन बोलते हैं। अपना प्रोटॉन किस तरीके से वो एमाइनो एसिड को अपने ही एमाइनो एसिड को देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्विटर आयन कहलाते हैं। कल हम लोगों ने जो लास्ट चीज़ पढ़ी थी वो थी D&L आइसोमेरिज्म। ये हमारा कल का लास्ट टॉपिक था जिसके पर हम लोगों ने बात को कंक्लूड किया था। आज हम लोग D&L आइसोमेरिज्म के बाद एक दूसरी टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसको स्मॉल d और स्मॉल l आइसोमेरिज्म बोला जाता है। इसको हम लोग स्मॉल डी और स्मॉल एल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और साथ में इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ऑन कैंपस क्लास में लास्ट टॉपिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे पहुंच चुके थे और मैं आप लोगों को ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाने जा रहा था, लेकिन हम लोग उस टॉपिक को आगे नहीं लेकर जा सके। उसके ऊपर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर जो है तो वो मौजूद है, इंशाल्लाह जल्द ही वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को एमाइनो एसिड से रिलेटेड D&L स्मॉल डी और स्मॉल एल आइसोमेरिज्म की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये असल में क्या चीज़ है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझ रहे थे, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको पोलरीमीटर बोला जाता है। इट इज़ पोलरीमीटर। ये है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर क्या चीज़ होता है कि ये एक इस तरह से माइक्रोस्कोप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि यहाँ पर एक आई पीस लगा हुआ होता है और दरमियान में इसके हम लोग एक अदद सैंपल लगा देते हैं। ये हमारे पास सैंपल है जिसके अंदर हम अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन डालते हैं। यहाँ पर इसका एक लाइट सोर्स होता है जो कि लाइट सोर्स जो है तो इसमें से लाइट को गुजार के और लाइट इसमें से पार होके जब यहाँ पर आती है तो जो हमारा सैंपल जिसकी कि हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने जा रहे होते हैं वो इस लाइट को या तो राइट की तरफ मोड़ देती है या लेफ़्ट की तरफ मोड़ देती है। यानी इट विल रोटेट द लाइट टूवर्ड्स द राइट और लेफ़्ट। असल में मैकेनिज़्म सिर्फ इतना ही है ऑप्टिकल एक्टिविटी का कि जितने भी नेचर के अंदर कंपाउंड्स हैं उनकी एक ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से बोलते हैं कि वो एमाइनो एसिड या वो कार्बोहाइड्रेट या वो दूसरे जो भी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो है तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब ये पोलराइज्ड लाइट क्या चीज़ होती है? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के घरों में या सूरज की जो रोशनी है वो डिफरेंट कलर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। 7 डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं, उनकी अपनी कुछ वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये एक मिक्सचर ऑफ लाइट्स हैं। मिक्सचर ऑफ लाइट्स जो हैं तो ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जाती हैं और इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनरी लैंप नहीं लगाते, यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक ओनली वन स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है, ओनली वन स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो हमारे पास लाइट होती है वो सोर्स यहाँ से जाता है, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। यानी इसके अंदर सिर्फ रोशनी एक डायरेक्शन में, एक सीधी डायरेक्शन में जा रही होती है। तो जब ये एक सीधी डायरेक्शन में हमारे पास रोशनी जा रही होती है तो ये रोशनी जब इस सैंपल में से गुजरती है, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड है जो कि 20 अमाइनो एसिड, कल मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो जब ये लाइट इस अमाइनो एसिड
एसिड्स में से पास होती है, अमाइनो एसिड के सोल्यूशन में से। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग मोलर सोल्यूशन की बात कर रहे थे, मोलर सोल्यूशन। तो यकीनन आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को मोलर सोल्यूशन के बारे में समझा रहा था। तो इसमें कुछ मोलर सोल्यूशन ऑफ द अमाइनो एसिड डाला जाता है और इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से गुजारते हैं। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से गुजरती है तो हर अमाइनो एसिड की अपनी एक एबिलिटी है कि वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट की तरफ रोटेट कर दे। फॉर एग्जांपल ये लाइट यहाँ पर आ रही है, तो या तो ये शैडो इस तरफ बनेगा या ये शैडो इस तरफ बनेगा। अगर ये लाइट को मोड़ दे राइट की तरफ तो इसको हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं, और अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ मोड़ दे तो हम इसको एल बोलते हैं। ये वही डेक्स्ट्रो और लिवो है जो कि आप लोगों ने पढ़ा था। डेक्स्ट्रो मीन राइट और लिवो मीन लेफ्ट। तो अगर कोई भी अमाइनो एसिड किसी भी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट की तरफ मोड़ दे तो हम उसको डी अमाइनो एसिड बोलते हैं, और अगर कोई अमाइनो एसिड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को पोलरीमीटर के अंदर लेफ्ट की तरफ मोड़ दे तो हम उसको लिवो या एल अमाइनो एसिड बोलते हैं। लेकिन याद रखें कि डी, बड़ा डी और बड़ा एल जो आइसोमर होते हैं और ये जो छोटा डी और छोटा एल के आइसोमर्स होते हैं, हम इनको कंफ्यूज नहीं कर सकते। वो कन्फर्मेशनल है चीज़। वो जो हम लोगों ने देखी थी वो कन्फर्मेशनल थी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे हो तो वो बड़ा डी होता है, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पर हो तो वो बड़ा एल होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो जब इसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन हो और इसका ये एमाइन ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ हो तो इसको हम लोग एल बोलते हैं, और अगर यही एमाइन ग्रुप इधर लगा हो तो हम इसे डी अमाइनो एसिड बोलते हैं। लेकिन कोई भी डी अमाइनो एसिड छोटा डी भी हो सकता है और डी एल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, अगर ये डी आइसोमेरिज्म रखता है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी राइट भी हो सकती है और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लेफ्ट भी हो सकती है। तो ग्लाइसिन जो है, तो वैसे टेक्निकली तो मुझे ग्लाइसिन की एग्जांपल नहीं देनी चाहिए, मैं इसमें दूसरा वो दे देता हूँ। वो क्यों नहीं देनी चाहिए मैं आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने की खातिर मैं फॉर एग्जांपल दूसरी एक मिसाल ले देता हूँ, ल्यूसीन की बात कर देता हूँ। तो ये ल्यूसीन एक एमाइनो एसिड है जो कि डी ल्यूसीन, और उसकी जो रोटेशन है वो स्मॉल डी भी हो सकती है और ये डी एल भी हो सकता है। यानी ये बैक वक्त डिफरेंट पीएच के ऊपर और डिफरेंट इसकी अपनी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी पीएच की कंडीशन अगर चेंज कर दी जाए, फॉर एग्जांपल एक एमाइनो एसिड है और वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर हमें स्मॉल डी भी दे सकता है और एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वो हमें एल भी दे सकता है। यानी ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एमाइनो एसिड किस इन्वायरमेंट में मौजूद है। अगर वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है तो वो हो सकता है कि वो हमें डेक्स्ट्रो रोटेशन दे, और अगर उसकी इन्वायरमेंट यानी उसका अगर पीएच चेंज कर दें तो वो हो सकता है कि हमें लिवो रोटेशन भी दे दे। तो इसी तरीके से अगर कोई एमाइनो एसिड एल आइसोमर है, फॉर एग्जांपल एल ल्यूसीन है, तो वो हमें डी भी दे सकता है, और अगर ये कोई एल है तो ये हमें एल रोटेशन भी दे सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि ये दो मुख्तलिफ किस्म के आइसोमेरिज्म्स हैं, डी और एल, और छोटा डी और छोटा एल। इस कन्फ्यूजन को, जिस कन्फ्यूजन में इस टाइम पे आप लोग मौजूद हैं, इस कन्फ्यूजन पे साइंटिस्ट भी अक्सर परेशान होते थे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की खातिर फिर साइंटिस्ट्स ने एक नया सिस्टम निकाला था, और उस नए सिस्टम को इन्होंने नाम दिया था R&S कन्फिग्रेशन, R और S। तो चूँकि जैसे आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये बड़ा डी और छोटा डी, हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इन लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया डी को R के साथ और इसको इन्होंने S के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है,
तो ये अब जो केमिस्ट्स इससे प्रेजेंट करते हैं तो ये स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं लिखते, बल्कि इसको आर और एस से डिनोट किया जाता है। लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर ये डी और एल ही यानी जो पुरानी बुक्स हैं, ये जो अपडेटेड बुक्स नहीं हैं, उनके अंदर स्मॉल डी और स्मॉल एल ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है। लेकिन अगर आप लोग एडवांस बुक्स देखेंगे तो एडवांस बुक्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स को वो आर और एस से डिनोट करते हैं। आर मीन राइट की तरफ मोड़ दे लाइट को, और एस मीन लेफ्ट की तरफ मोड़ दे लाइट को। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। हम लोग जो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हम लोग क्लासिफाई करेंगे एमाइनो एसिड्स को। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड की बात करते हैं कि हाउ टू क्लासिफाई एमाइनो एसिड। वैसे तो स्टैंडर्ड जो हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड में आप लोगों को लिख देता हूँ कि कौन कौन सी एमाइनो एसिड की जो क्लासिफिकेशन है वो मौजूद हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 2 किस्म की एमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि तीसरा जो है तो वो आप लोगों की समझ से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो एमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप। नंबर 2 है पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप, और तीसरा है न्यूट्रिशनल, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग जो आज फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एमाइनो एसिड के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि क्लासिफाई कैसे किया जाता है एमाइनो एसिड को, और उसमें हम लोग जो फोकस करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द आर ग्रुप और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। हाउएवर द पोलैरिटी ऑफ द आर ग्रुप इज कंसर्न, आप इसको अपने बुक के अंदर स्टडी कर सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखूँगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, जो कि आज की असाइनमेंट भी है आप लोगों की, और ये मुझे आप सबमिट कीजिएगा। वो आप लोगों ने देखा होगा, टर्म्स हैं कुछ जो कि आप लोगों ने एफएससी में पढ़े होंगे। एक को कहते हैं रेप्लिकेशन, एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एक को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मुझे आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करनी है कि व्हाट इज़ रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने मुझे आज सर्च करके विद इन 3 डेज़ जो है, इस वीकेंड के ऊपर आपने मुझे सैटरडे तक ये असाइनमेंट सबमिट करनी है कि इन 3 टर्म्स का क्या मतलब है और ये 3 टर्म्स क्या हैं। मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात जो कि आगे मैं करने जा रहा हूं उसकी समझ आए। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आप लोगों को इसलिए ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि ये आप असाइनमेंट के तौर के ऊपर करें। एक्चुअली जो एमाइनो एसिड की सिंथेसिस है, ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस ऐसे नहीं होती जिस तरह के आप लोग समझें कि हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहे हैं। असल में ये ऐसे होते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ये आप लोगों का एक MCQ भी है कि हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, सो देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अब 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का जो वर्ड है ये आप लोग इसके बारे में ये समझ लें कि सिर्फ 20 नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन ये 20 का फिगर क्यों है? असल में ये 20 जो अमाइनो एसिड हैं ये प्रोटियोजेनिक होते हैं। प्रोटियोजेनिक का मतलब है कि ये वो वाले अमाइनो एसिड हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देते हैं। ये हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन बनता है वो इन्हीं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की वजह से बनता है। लेकिन ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं वो इधर जब आप लोग इस असाइनमेंट को कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ होती है और ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है, ये मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जो एक DNA होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल हेलिकल होता है।
इससे दो डीएनए का बनना, यानी एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, इसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब एक डीएनए से ये खुल जाए, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, और अगर ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर खुले और यहाँ पर आके एक टेम्पलेट के साथ एक सिंगल स्ट्रैंड आके लगता है, और फिर ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, जिसको हम लोग के आरएनए बोलते हैं, जब ये न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए जब बाहर जाता है इस तरीके से घूम रहा होता है, और इसके ऊपर कोडान्स, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है, ये मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए जब बाहर जाता है तो इसके ऊपर आके एक अदद राइबोसोम अटैच होता है। ये राइबोसोम जब अटैच हो जाता है तो राइबोसोम के अटैचमेंट के बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है, इसके पास एक अदद कोडान होता है जिसको कि मैं ATC लिख रहा हूँ। ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आके इसके साथ अटैच होता है, और इसके ऊपर एक एमाइनो एसिड होता है। जब दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आता है और ये आके जब इसके साथ अटैचमेंट करता है, तो इसके बाद जो ये एमाइनो एसिड की एक कड़ी बनती है, ये एमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लग के हमारे पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन देते हैं। तो इस चीज़ को कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम के अटैचमेंट और टीआरएनए की अटैचमेंट के बाद जो चीज़ हमारे पास बनती है, हम उसको प्रोटीन बोलते हैं। हमारे पास एमाइनो एसिड इस तरीके से आकर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। इस वजह से इन 20 एमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? प्रोटियोजेनिक एमाइनो एसिड्स बोलते हैं। यानी ये वो एमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद दे रहे होते हैं। यानी हमारी बॉडी में बनने वाला जो प्रोटीन होता है वो इन 20 एमाइनो एसिड्स की वजह से होता है। तो ये असाइनमेंट आप जब करेंगे तो आप लोगों को प्रोटीन की सिंथेसिस की समझ आएगी कि प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर कि हाउ टू क्लासिफाई एमाइनो एसिड। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप की मैंने बात की, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आर ग्रुप क्या चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पहले एक स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड का आर ग्रुप लगा के बता देता हूँ। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जनाब मैं लगा देता हूँ एक अदद COOH। ये मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NH2, ऊपर मैं लगा देता हूँ एक अदद H, और नीचे मैं लगा देता हूँ एक अदद R। ये R हो गया। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि जब ये हाइड्रोजन यहाँ से उड़ के यहाँ पर आ जाता है, प्रोटोनेशन हो जाती है, तो ये प्रोटोनेटेड जो हाइड्रोजन है, जब ये यहाँ से उड़ के और यहाँ पर आके लगेगा तो ये इसको बना देगा क्या? NH3। ये NH3 हो गया, और इसके ऊपर साइन आ जाता है पॉजिटिव, और ये यहाँ से जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर जाता है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब सारा प्रॉब्लम पता है कहाँ है? सारा प्रॉब्लम इस R का है। ये R ग्रुप डिफाइन करता है कि कौन से एमाइनो एसिड कैसे होते हैं। ये R ग्रुप इतना सिंपल हो सकता है जितना कि एक हाइड्रोजन एटम, और ये इतना कम्प्लेक्स हो सकता है कि जितना अभी आप लोग देखेंगे कि मैं इसको कितना कम्प्लेक्स करने जा रहा हूँ। तो एमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप है, ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, हम अभी देखते हैं एक एक R ग्रुप को अटैच करते हैं और उनका नाम देखते हैं कि उसका नाम क्या है। मैं आप लोगों को एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा, बाकी सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। मैं आप लोगों के साथ ये फिगर्स शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको चीदा स्ट्रक्चर ऑफ द R ग्रुप बता के आप लोगों को मैं जस्ट एमाइनो एसिड्स के नाम याद करवाऊंगा ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द एमाइनो एसिड याद रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये जो R ग्रुप है,
हम लोग इस R ग्रुप को चेंज करते हैं एक एलिफेटिक चेन के साथ, यानी सिंपल चेन, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। ये मैं R को मिटा रहा हूं। अच्छा, अगर इस R की जगह हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, यानी ऊपर भी हाइड्रोजन है और नीचे भी हाइड्रोजन आ जाए, यानी R इज दैट सिंपल एज वन हाइड्रोजन एटम। तो अगर किसी अमाइनो एसिड के इस बैकबोन के साथ, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये जो बैकबोन है, इस बैकबोन के साथ यहाँ पर अगर एक अदद हाइड्रोजन लग जाए तो ये क्या चीज़ होगी जनाब? इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन है, इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट किया जाता है GLY के साथ भी, यानी ये तीन करेक्टर्स भी याद रखें कि ये इसका एक ट्राइवियल नाम भी होता है। पूरे का पूरा ग्लाइसिन हम लोग नहीं लिखते, तो हम लोग GLY लिखकर भी ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन लगा हुआ हो इसके साथ तो हम इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। आइए देखते हैं कि अगर इसके साथ कुछ और लगा हो तो क्या उसका क्या नाम होगा। तो अगर मैं इसके साथ एक अदद क्या लगा दूं, इसके साथ अब मैं लगाता हूं CH3। अगर इसके साथ CH3 लगा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एलेनिन, और एलेनिन को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ALA। ठीक है, अगर इसके साथ CH3 लगा हो तो ये हो जाएगा एलेनिन। अगर मैं इसके साथ कुछ और लगा दूं, यानी थोड़ा सा ग्रुप को बड़ा कर देता हूं, और अगर मैं इसके साथ लगा दूं CH3 और यहां पर भी CH3, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नाम हो जाएगा वेलिन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं VAL से। समझ आ रही है? यानी मैं सिर्फ यहां पर R चेंज कर रहा हूं, ये R ग्रुप चेंज कर रहा हूं। R ग्रुप चेंज करते जाएं, इसका नाम चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से ल्यूसीन भी आता है और आइसोल्यूसीन भी आता है। ठीक है, तो हमारे पास एमाइनो एसिड विद एलिफेटिक चेन, यानी ये सिर्फ सीधी सीधी चेन्स जा रही हैं, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। पहले हाइड्रोजन लगाया तो ग्लाइसिन बन गया, CH3 लगाया तो एलेनिन बन गया, ये CH3 लगाया तो ये वेलिन बन गया। इसी तरीके से इसमें ल्यूसीन भी आता है, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, आइसोल्यूसीन का इससे ज़्यादा हो जाता है। तो ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन का आप लोग अपने पास बुक्स के अंदर देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को R ग्रुप चेंज करके बताता हूँ कि R ग्रुप के साथ अगर हमारे पास OH वाले OH कंटेनिंग आ जाएं, यानी जिनके साथ हाइड्रोक्सिल लगा हुआ हो, वो क्या चीज़ें होती हैं। सो नाउ मैं ये कर रहा हूँ क्या, OH लगाता हूँ। पहले मैं इससे साफ़ कर लूँ, बोर्ड साफ़ करना ज़रूरी है, तो ये बोर्ड साफ़ कर लिया। अब हम लोग ऐसी चीज़ लगाएंगे कि जिसके साथ OH हो, तो मैं लगाता हूँ CH2OH। अगर यहाँ पर CH2OH लगा हो तो इसको बोलते हैं सीरीन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SER से। ठीक है, अगर मैं इसको मिटा के CH2OH को मिटा के मैं अगर लिखता हूँ CH3OH, CH3 और इधर OH, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग थ्रियोनिन। क्या बोलेंगे? थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन को हम लोग 3 लफ्ज़ों से किस से बयान करते हैं? THR। समझ आ गई बात की? तो यानी ये वो थे जिनके साथ हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ था। तो OH ग्रुप वाले हमारे पास सिर्फ 2 हैं, सीरीन और थ्रियोनिन। ये हमारे पास 2 ही हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिनमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है। अब हम लोग आते हैं वो चीज़ जिसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड लगा हो। तो FAC आप लोगों ने की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को पता होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। वो कंपाउंड जिनके अंदर एक अदद बेंजीन रिंग होता है,
तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बना के बताता हूँ कि कौन से वाला सिंपलेस्ट है। फिनाइल एलेनिन के नाम से है हमारे पास, और उसको ऐसे बनाते हैं। इस चीज़ का नाम है हमारे पास फिनाइल एलेनिन। क्या है इसका नाम? फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PHE से। और इसी के अंदर अगर मज़ीद चेंजेस करें, यहाँ पर OH लगा दूं अगर मैं, तो ये बन जाएगा क्या? टायरोसिन। ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन, वो आप खुद ही बुक में देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा बनाने में फिर यहाँ पर वक्त लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। मैं सिर्फ R ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ और एमाइनो एसिड चेंज होते जा रहे हैं। मैं R ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए जनाब, अब आते हैं हम लोग ऐसे ग्रुप्स के ऊपर जो कि एसिडिक R ग्रुप रखें। एसिडिक R ग्रुप का मतलब है वो R ग्रुप्स जिसके अंदर COOH आए। तो देखें CH2 और COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड को हम लोग ASP से डिनोट करते हैं। अगर यही CH2 दो मर्तबा CH2 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। और अगर इसी CH2COO के साथ एक अदद एमाइड ग्रुप लग जाए, या बुक में देखेंगे तो आप लोगों को लिस्ट आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। हो सकता है कि अभी आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही हो, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बन जाएगा एस्पार्जिन, और इसको हम लोग ASN से डिनोट करते हैं। तो मुख्तसरन मैंने जो आप लोगों को जो चीज़ बताई है वो ये है कि हम लोग सिर्फ R ग्रुप चेंज करते जा रहे हैं और एमाइनो एसिड का नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर बताता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर एमाइनो एसिड सल्फ़र कंटेनिंग हो, तो सल्फ़र कंटेनिंग की एग्जांपल में आता है CH2SH। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टीन। क्या बोलते हैं? सिस्टीन। और सिस्टीन जो है तो CYS है। अगर यही थोड़ा सा लंबा हो जाए, यानी CH2 और फिर CH2 और साथ में S और फिर CH3 हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर इस ग्रुप वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? मैथ्योनिन। और इस मैथ्योनिन को MET से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को विद R ग्रुप की चेंजेस से डिफरेंट किस्म के एमाइनो एसिड के नाम सुनने को मिले होंगे। अभी तक मैंने 20 एमाइनो एसिड नहीं बनाए। आप लोग बुक्स को रेफ़र करें और बुक्स के अंदर आप लोग टेबल देखकर सारे के सारे एमाइनो एसिड्स के नाम और उनके स्ट्रक्चर्स को एक मर्तबा ज़रूर देख लें कि ये कैसे होते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी यही है कि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन का पता हो। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं, बस सिंपल। एक को कहते हैं एसेंशियल एमाइनो एसिड्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, इसको इस तरीके से समझ लें कि
आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है। एसेंशियल वो हैं कि जो हमें ज़रूरत हैं और हमें बाहर से लेने हैं और वो बॉडी हमारी ख़ुद बना नहीं सकती, तो ये हमें बाहर से चाहिए होते हैं, ये ज़रूरी हैं कि हम लोग लें बाहर से, ये हमारी बॉडी ख़ुद नहीं बना रही होती। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन में हमें चाहिए, हमें ग़िज़ा में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। एक होता है न्यूट्रिएंट, एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट कहते हैं ग़िज़ा और न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत। तो ग़िज़ाइयत के एतबार से हमें कौन से अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं जो कि हम लोग बाहर से लेते हैं, विच आर इंडिस्पेंसिबल, आर न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट आर रिक्वायर्ड for the body to make the proteinous structure or proteus structure in our body। तो इनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं कि वो अमाइनो एसिड जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी बना रही है और हमें इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारी बॉडी वो बना रही है, ये गैर ज़रूरी नहीं है। ये नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि ये आवर बॉडी इज़ मेकिंग इट and we do not require these amino acid from the outside source। यानी आप लोगों को अगर ये इल्म ना हो कि नॉन एसेंशियल और एसेंशियल कौन से हैं, और आप लोगों पे कोई मेडिसिन कंपनी ऐसे अमाइनो एसिड बेच रही हो जो कि आपकी बॉडी ख़ुद बना रही है, और आप कहें हो इसके अंदर तो बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, ये तो मेरी बॉडी के लिए बड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं और मुझे तो ये लेने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप चीट हो रहे हैं। ये अमाइनो एसिड तो ऑलरेडी आपका मैसेंजर आरएनए की कोडिंग के अंदर मौजूद है और ये आपकी बॉडी रोज़ाना इसको सिंथेसाइज कर रही होती है, इस वजह से ये नॉन एसेंशियल है। और तीसरी जो कि इसके अंदर दरमियान में आती है क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल बोलते हैं वो अमाइनो एसिड के जो हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि जो आप लोग उम्र के किसी एक हिस्से में आपको ज़रूरत होती है, यानी लाइफ के किसी एक एज में आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब इनके अंदर कौन से वाले होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग सारी ज़िंदगी बड़े नहीं हो रहे होते, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है ना वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं हो रही होती, वो होती है कि बस एक वक्त तक होती है और उसके बाद हमें बॉडी की ग्रोथ होना रुक जाती है। यानी आप लोग 20 से 22 साल की एज तक जब पहुंचते हैं तो जो आप लोगों का कद होता है वो बस उधर जाके रुक जाता है, उससे मज़ीद आगे नहीं जा सकता। तो वो कद को बढ़ाने वाला जो अमाइनो एसिड है, और वो चीज़ वो वाला अमाइनो एसिड जो कि लैक्टेशन के दौरान मदर को चाहिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन कर सके, वो माँ सारी ज़िंदगी दूध भी नहीं देती, जिसकी वजह से उसे वो अमाइनो एसिड सिर्फ एज के उस हिस्से तक चाहिए होता है कि जो वो सारी ज़िंदगी तो दूध नहीं पिला सकती। इस वजह से हिस्टिडीन या वो अमाइनो एसिड जो कि उसके लिए ज़रूरी है वो लाइफ के एक स्टेज तक होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब ये वो हैं जो कि उसे एज के एक वक्त में चाहिए होता है। अब मैं इनके नाम आपको बताता हूँ कि एसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर मैं पहले आप लोगों को लिस्ट बता देता हूँ कि लिस्ट कौन सी है, और याद करने का बहुत आसान फार्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे। सबसे पहला है आर्जिनिन, दूसरा है हिस्टिडिन, तीसरा है ल्यूसिन, चौथा है लाइसिन, पांचवा है मेथियोनिन, छठा है फिनाइल एलेनिन, सातवां है थ्रियोनिन, आठवां है वेलिन, और नवां है ट्रिप्टोफैन। तो आर्जिनिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन।
ये तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये नाम कैसे पढ़े जाते हैं, इनके स्पेलिंग्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि इनको आप लोगों ने याद कैसे करना है। पीटीवी आपको पता है, पाकिस्तान टेलीविज़न। MIT दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और हाल वो वाला हाल है जो कि आप हाल में बैठ के, अपने घर के हाल में बैठ के आप टीवी देखते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि MIT के स्टूडेंट्स हाल में बैठ के पीटीवी देख रहे हैं। यानी MIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो हाल में बैठे हुए हैं और वो पीटीवी देख रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। उन्हें पीटीवी देखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमने बात को समझना है। तो अगर आपने बस ये लफ्ज़ याद रख लिया कि MIT के स्टूडेंट हाल में बैठ के पीटीवी देख रहे हैं, तो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद हो गए। वो कैसे? पीटीवी, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ठीक है, और वेलिन, पीटीवी हो गया। ये देखें, पीटीवी हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? MIT, मेथियोनिन, और आई किधर गया? आइसोल्यूसिन किधर गया? आई थिंक आई फॉरगेट टू राइट दैट आइसोल्यूसिन। ओके, इधर आता है आइसोल्यूसिन। चलो मैं लिख देता हूँ, ये आइसोल्यूसिन, और ये हो गया जी ट्रिप्टोफैन। तो MIT भी हो गया। और इसके बाद क्या रह जाएगा? हाल। तो अब हाल का हाल ख़राब करते हैं, ठीक है। ये हो गया हाल। तो H से हिस्टिडिन, A से अर्जिनिन, और L ल्यूसिन और L लाइसिन। तो ये हाल भी हो गया। तो समझ आ गई आप लोगों को? आप लोगों ने इस तरीके से याद रखना है। दूसरे के ऊपर आते हैं कि दूसरा क्या है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन है। दूसरा है ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन। तीसरा है प्रोलिन, सेरीन, टायरोसिन, और एक रहता है हमारे पास सिस्टीन। बस ये इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा मैंने कोड बनाया हुआ है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें कि ये क्या कैसे होंगे। तो आसान है, वो भी मैंने वो भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। A3 G3 और PTCS, पाकिस्तान TCS। याद है पाकिस्तान TCS? बस याद रखें A3 में कौन कौन से आएंगे? A3 के अंदर आएंगे एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन। ये A3 हो गया। G3 में कौन से आएंगे? ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन। G3 हो गया। और पाकिस्तान TCS को हम लोग कैसे लिख लेंगे जनाब? ऐसे लिख लेंगे, प्रोलिन, टायरोसिन, सिस्टीन और सेरीन। तो A3 G3 पाकिस्तान TCS, यानी A3 गन और G3 गन जो हैं वो पाकिस्तान TCS से आप भिजवा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद हो गया। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि वो जो सेमी एसेंशियल था वो कहाँ था?
तो चूंकि एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल है, तो सेमी एसेंशियल में आर्जिनिन और हिस्टिडीन को याद रखें बस, ये जो दो हैं। एसेंशियल वाली जो कैटेगरी थी ना, उसके अंदर ही आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दोनों अमाइनो एसिड हमारे पास सेमी एसेंशियल में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, कद बढ़ाने के लिए आर्जिनिन यूज़ होता है और मिल्क और लैक्टेशन में हिस्टिडीन यूज़ होता है। तो ये दो वो वाहिद अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें ज़िंदगी के एक स्टेज में चाहिए होते हैं और उसके बाद नहीं चाहिए होते। इनको हम लोग सेमी एसेंशियल कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आज का आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आसान भी होगा। थोड़ा सा मुश्किल शुरू में ये आर की क्लासिफिकेशन में है, लेकिन इसको आपको समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है कि सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टीन होते हैं और मिथ्योनिन होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर के OH ग्रुप होता है वो कौन से होते हैं, या वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर के एक वो हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, वो कौन से होते हैं, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। आप 20 के 20 अमाइनो एसिड्स के नाम याद रखें और सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपको और एसेंशियल आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। A3 G3 PTCS, MIT के स्टूडेंट हाल में बैठ के PTV देख रहे हैं, ये भी याद हो गया। सेमी एसेंशियल आप ज़ुबानी याद रख लें कि आर्जिनिन आपके कद बढ़ाने के लिए होता है, हिस्टिडीन लैक्टेशन के लिए यूज़ होता है। ये ज़िंदगी के एक स्पेसिफिक हिस्से में यूज़ होता है जिसकी वजह से कि हम इसको यूज़ करते हैं। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दे दी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अगर आप इसको देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड मैंने आप लोगों को बता दिया और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता दिया। तो काफ़ी हद तक आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।